मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, जो सामान्य फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे ना, जनरल साइंस। देखो ऐसा है, विज्ञान से जो हम लोग टॉपिक चल रहे हैं इस पे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मतलब अपने प्रकृति के बारे में, प्रकृति के शक्तियों के बारे में समझना ज़रूरी है। फिजिक्स एक्चुअली क्या है, जो कुछ डेली हम लोग देखते हैं, फिजिक्स तो ऐसा विषय है भौतिकी जिसको हमारे सामने डेली घटनाएं घटित होती है, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर जब आप इस चीज़ों को पढ़ोगे तो फिर ऑब्जर्व करने की शक्ति आपकी एक्सपैंड होगी, बढ़ेगी। इसलिए फिजिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। फिजिक्स के जो कुछ कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, जो आपके जीवन में डेली ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन नहीं जानने की वजह से, फिजिकल लॉ जानते नहीं हैं इसलिए हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके फिजिकल लॉज को ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे और यहाँ पढ़ोगे सिद्धांत को, तो फिर एक अलग ही विचार शक्ति जो है आपके दिमाग में आएगी। इसलिए विज्ञान का व्यक्ति जो होता है, जो विज्ञान बैकग्राउंड से होता है, उसका जो है एनालिटिकल पावर और जो है एक मतलब किसी चीज़ पर मतलब विश्लेषण करना और इस तरीके से डेवलप होता है। क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा होता है, वो प्रकृति की चीज़ों को समझता है। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। आप बेशक जो है ह्यूमैनिटीज़ मानविकी विषय के ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन फिजिक्स या साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं इंटर तक साइंस लेकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कम से कम आप जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो तो क्लियर होंगे। 6th 7th 8th की किताबों में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, लेकिन वहाँ पर न तो हमारे गुरुजन जो है उतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं इस चीज़ों को, और बच्चे भी छोटे होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आती बातें। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो वही 6th 7th 8th की ही बातें अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना चाहिए उस चीज़ों को, ठीक है। तो यहीं पर आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक के बारे में, यांत्रिकी के बारे में। मैकेनिक्स जो कि ये डेली की घटनाएं हैं हमारे बीच में। मैकेनिक्स ये मशीन शब्द से बना है। जो कुछ भी किसी भी कार्य को अगर मतलब उसमें फोर्स अप्लाइड किया जाता है, बल अप्लाइड किया जाता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। मैकेनिक्स क्या है भाई, किसी भी पिंड पर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पिंड है, कोई भी पिंड हो सकता है, ठीक है। पिंड जैविक हो सकता है, अजैविक पिंड कुछ भी हो सकता है। ये अजैविक पिंड है, क्या है ये मार्कर है, एक पिंड है। अब इस पिंड पर हम बल लगाएंगे, जैसे अब यहाँ पर है बल मैंने लगाया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये आगे बढ़ी तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इसकी मतलब किसी पिंड पर जब हम बाहरी फोर्स अप्लाई करते हैं, बल उस पर डालते हैं, तो उस पिंड में होने वाले परिवर्तन के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत। तो यांत्रिकी एक्चुअली जो फिजिक्स है, भौतिकी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स जो है एक उसका पार्ट, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, भाग है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, वो भी क्या है जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका अध्ययन करते हैं। तो मतलब यांत्रिकी एक ऐसे विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि किसी भी पिंड पर जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उस बल के कारण उस पिंड में होने वाले परिवर्तन या व्यवहार, जो भी परिवर्तन होता है, जो व्यवहार उसका उत्पन्न होता है, परिवर्तित होता है, तो उसी का अध्ययन करता है क्या? यांत्रिकी, ठीक। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? मोशन पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ गति, मोशन के कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं, और फिर रेस्ट। दो ही चीज़ है मोस्टली, या तो कुछ मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। अब यहीं से फिर बन जाता है डिस्टेंस, नापते हैं मोशन से ही डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, चाल, वेग, त्वरण, और मोशन से संबंधित जो है न्यूटन के नियम है, 3 नियम बताए गए हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? मैकेनिक्स के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत, ठीक। तो आज हम लोग ये छोटा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, और फिर अगले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे जो है न्यूटन के नियम, कौन कौन से उनके नियम है गति से संबंधित, उसका अध्ययन करेंगे। तो मोशन एक्चुअली क्या है? मोशन देखो,
किसी भी, अब यहाँ पे दोनों चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो क्या है, ये रेस्ट की अवस्था हमारी क्या है, विरामावस्था, ठीक है। तो अब विरामावस्था और मोशन को समझने के लिए आपको एक तुलना की आवश्यकता होती है। सापेक्ष नियम काम करता है यहाँ पर। किसी चीज़ की जब तुलना करनी है, गति, अगर किसी चीज़ को हम मतलब गतिमान देखना है, हमको मोशन में देखना है, तो फिर उसके सापेक्ष कोई ना कोई दूसरा होना चाहिए, तभी तो हम जो है गति की परिभाषा दे सकते हैं। तो गति की परिभाषा में क्या है कि मतलब समय के साथ में किसी पिंड में हुए परिवर्तन, समय के साथ किसी पिंड में हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन गति तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कोई उसके सामने ना हो, उसकी किसी से तुलना ना की गई हो, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, अब ये बोर्ड ना हो और मतलब हम चल रहे हो, कोई मतलब हालांकि पृथ्वी पर जो भी कोई चलेगा, कोई जीवित या अजैविक पिंड को भी गतिमान होगी तो किसी न किसी सापेक्ष में होगी। सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क के सापेक्ष में चल रहे हैं। एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, चाहे साइकिल से, मोटरसाइकिल से, काहे से भी चल रहा है, तो सड़क तो स्थिर है ना, तो सड़क स्थिर है, सड़क वहीं रह जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सड़क के सापेक्ष हमारी गति है कि नहीं। तो अब जैसे यहाँ से हमने बोर्ड के मतलब इस साइड से हमने चलना शुरू किया ये, तो हमारी क्या हुई, एक समय लगा 2 सेकंड या 1 सेकंड में यहाँ आ गए, और फिर हमारे स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हमारे स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति पहले हमारी ए बिंदु पे थी, अब हमारी स्थिति कहाँ आ गई, बी बिंदु पे आ गई। तो गति को परिभाषित करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो तुलनात्मक रूप से कोई चीज़, अब हम किससे तुलना करें, बोर्ड हमारे पीछे है, बोर्ड के सापेक्ष हमारी गति पहले कहाँ थी, बोर्ड पे इस बिंदु पे थी, यहाँ पर थी, और इसके बाद में हम चल करके इस बिंदु पे आ गए। तो बोर्ड के सापेक्ष यानी बोर्ड तो स्थिर रहा, लेकिन हम ए से बी की तरफ आ गए या बी से ए की तरफ आ गए, ठीक। तो एक जो है, और समय भी लगा, कुछ सेकंड समय लगा होगा, कुछ मिनट समय लग सकता है। तो समय में मतलब समय में परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए उस पिंड के, तो वही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और किसी से तुलना करके, जैसे अब ट्रेन की बात करें, अब ट्रेन में जैसे बैठा हुआ व्यक्ति, तो ट्रेन के अंदर जो बैठा है व्यक्ति, तो वो अगर ट्रेन के साथ में ट्रेन की दीवार और ट्रेन के अन्य व्यक्ति जो बैठे हैं, उन दोनों से तुलना करेंगे तो हम गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों एक जगह स्थिर हैं। लेकिन जब हम बाहर खिड़की से झांकते हैं तो जो पेड़ पौधे, घर, मकान, दीवार, वो सब हमको पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे क्या लगता है कि हम गतिशील हैं, हम क्या हैं, गतिशील हैं। लेकिन हमारी गति क्या है, आभासी है। गति कौन कर रहा है, ट्रेन गति कर रही है, ट्रेन गति कर रही है, हम तो उसके अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब हम अंदर झांक के देखते हैं, हमारे आजू बाजू में सब लोग स्थिर हैं, तो फिर हम तो स्थिर हैं, लेकिन हमारी एक निश्चित दूरी तय हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उसमें कौन गति कर रहा है, ट्रेन गति कर रही है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लगते हैं पीछे छूटते चले जा रहे हैं, तो वो स्थिर हैं, वो क्या है, विरामावस्था में। तो विरामावस्था क्या है, कोई भी पिंड जो अपने स्थान पे ही स्थिर है, वो क्या है, उस मतलब पिंड की विरामावस्था है। तो इसको भी परिभाषित करने के लिए, मतलब विरामावस्था यानी रेस्ट की पोजीशन को परिभाषित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि समय के साथ किसी पिंड में परिवर्तन ना हो, समय के साथ किसी पिंड में परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाती है, उसकी विरामावस्था। वो स्थिति क्या कहलाती है, उसकी विरामावस्था। तो पेड़ पौधे इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पेड़ पौधे समय के साथ मतलब कोई गति नहीं करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। हाँ, वृद्धि हो रही है, वो तो अलग चीज़ है, ग्रोथ हो रही है। पेड़ पौधा था, पहले बीज था, फिर पौधा बन गया, पौधे से फिर पेड़ बन गया, तो वो उसकी अपनी जो है डेवलप मतलब ग्रोथ है वो, लेकिन उसने डिस्टेंस नहीं तय किया ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं गया। तो वो उसकी क्या अवस्था है, विरामावस्था। सड़क बन गई, ठीक है, सड़क क्या है, सड़क तो स्थिर रहना है, सड़क को तो चलना ही है, लेकिन सड़क के सापेक्ष जो भी कोई उस पर चलेगा तो उससे तुलना की जाएगी ना, कि सड़क तो वहीं रह गया, लेकिन समय के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने जो है समय उसमें स्थिति में परिवर्तन करता गया। पहले रहलई में था, उसकी स्थिति पहले रहलई में थी, फिर जो है कुछ मिनट बाद में उसकी स्थिति इरादनगर में हो गई, लेकिन सड़क और वहाँ के खेत खलिहान सब तो वहीं स्थिर रह गए जहाँ, तो उसके सापेक्ष में तो तुलना किया गया। तो यहाँ पर गति जो होती है, मोशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, लीनियर, रोटरी और ऑसिलेटरी। इसमें शायद डबल एल है, एक एल छूट गया, कर लेना। तो लीनियर अर्थात रेखीय गति। अब रेखीय गति भी 2 प्रकार की होती है, बहुत साधारण है रेखीय गति। एक रेखा में गति कर रही हो तो लीनियर है, रेखीय। अब रेखीय भी मतलब सीधी रेखा की हो सकती है, सरल रेखा, यूनिफॉर्म।
मतलब एक दिशा में मतलब एक ही जो है रेखा में उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन ना हो, तो उस कैसी होती है रेखीय गति। रेखीय गति कुछ इस तरीके से हो सकती है, मान लो जैसे ट्रेन की पटरी है, उस पर ट्रेन चल रही है तो कैसी है, यूनिफॉर्म जो है डिस्टेंस उसकी चल रही है, वो यूनिफॉर्म गति है, उसकी मोशन है, रेखा में चल रही है। और दूसरा एंगुलर हो सकता है, मान लेते हैं कोई सड़क इस तरीके से बना दिया, गाँव की सड़कें ज़्यादातर ऐसे होती हैं, उसमें क्या होता है गाँव में सड़कें जब बनाई जाती हैं तो बहुत किसान जो है अपने खेतों को नहीं देते हैं, या फिर मान लो किसी का एक चक है फिर आगे से दूसरे का चक आ गया तो सड़क को मोड़ना पड़ता है, जगह जगह मोड़ करके बनाते हैं। तो वहाँ पर जब मोड़ करके बनाते हैं तो हमारी दिशा बदलती रहती है, कभी इस एंगल पे जा रहे हैं, कभी इस एंगल पे आ गए, कभी इस एंगल पे आ गए, इस एंगल पे आ गए। तो जब मतलब एंगल में दिशा में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ में और गति होती रहती है, तो वो कैसे गति हो गई, एंगुलर या कोणीय या वक्रीय। उसमें जो है एक वक्र सा दिखाई देता है, इस तरीके से वक्र दिख रहा है ना, इस तरीके से, तो ये वक्रीय गति होती है। ऐसे सड़क हो सकती है कुछ, लेकिन मोस्टली सड़कों पे जो गति होती है वो यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक, जैसे एक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो जो है इसका वक्रीय गति का, दो बच्चे खड़े हैं और एक ढीला सा धागा ले लें या रस्सी ले लें, फिर उसमें जो है क्या करें, इस तरीके से जो है लहर मारें, तो उसमें गति कैसे उत्पन्न होगी, इस तरीके से वक्रीय ऊपर नीचे कोणीय गति उत्पन्न होगी। मतलब ढीला छोड़ना है और तेज़ी से लहर मारना है उसमें, तो इस तरीके से एंगुलर यानी एक कोण बनाते हुए ऐसी गति हो रही है, तो इसको एंगुलर या वक्रीय गति कहते हैं। तो इस तरीके से ये पहला प्रकार हो गया लीनियर, समझ गए। इसके उदाहरण जो है आप मतलब सड़कों पे चलने वाले वाहन ज़्यादातर ये सब कैसे गति करते हैं, ट्रेन वगैरह। ट्रेन की मोस्टली गति कैसे होती है, लीनियर होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब सरल रेखीय होती है। लीनियर में भी दो प्रकार हैं, यूनिफॉर्म और एंगुलर। तो यूनिफॉर्म क्या है, सरल रेखा में एक सरल रेखा। दूसरा क्या है, रोटरी या सर्कुलेटरी। ठीक है, ये जो है रोटरी यानी रोटेट करते हैं, जो है किसी एक बिंदु के सहारे जो है किसी सेंटर के सहारे कोई पिंड जो है घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटरी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रह्मांड के पिंड है। ब्रह्मांड के पिंड है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य सेंटर में है, सूर्य को सेंटर मान करके पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो और सूर्य जो है अपने सौरमंडल में जो है चक्कर लगाती है अपने सभी सौर परिवार के सदस्यों को लेकर के, और फिर वो चक्कर लगाती है किसका, पूरे सौरमंडल का। और पूरा सौरमंडल जो है अपने मिल्की वे आकाशगंगा, अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, और एक आकाशगंगा अपने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है। सब किसी न किसी का चक्कर लगाती हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण जो है इसका है रोटरी का या सर्कुलेटरी का। इसी प्रकार से घर में हम देखते हैं पंखा हमारा घूमता है, पंखा हमारा घूमता है, तो ये भी किसका उदाहरण है, रोटरी का या सर्कुलेटरी का। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि पंखे का चलना, पंखे का अपने स्थान पर घूमना जो है किस गति का उदाहरण है, तो इसमें से दे देगा और आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कि वो अपने मतलब स्थान पर एक सेंटर के सहारे चक्कर लगा रही, घूम रही है। ठीक, तो पंखा होगा इसका उदाहरण। साइकिल चलते हैं, गाड़ियों के टायर और रिम चलते हैं, ये सब क्या है, मतलब एक सेंटर के सहारे मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो व्हील जो भी है वो जो है कैसे मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर, कैसे, रोटरी। तो ये जो है घरेलू उदाहरण हो सकते हैं इस तरीके से तमाम जो है। अब इसी उदाहरण देखो, फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, ये सारी नियम जब आदमी जानता रहता है तो इन्हीं नियमों के सहारे फिर जो है लोग जो है मशीन बनाते हैं, इन्हीं नियमों के सहारे फिर मशीनों का आविष्कार होता है। तो इसलिए जो है फिजिकल साइंस को लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म सारा समझ जाते हैं प्राकृतिक मैकेनिज्म को, तो उसी में बहुत सारे लोग हैं जो नए नए चीज़ें खोजते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, बनाते रहते हैं। सब कुछ बना है, मैंने पहले से बताया, प्रकृति में सब कुछ सारी चीज़ें हैं, बस क्या है इंसान क्या करता है उनमें से जा कर के खोजता है, अपने उपयोग की चीज़ें खोजता है। नियम तो सब कुछ पहले से ही प्रकृति में है, सारे नियम प्रकृति में पहले से ही हैं, बस उस नियमों को पहचानने की आवश्यकता है। तो नियमों को जो है बुद्धिमान प्राणी क्या करता है, पहचानता है और फिर अपने जो है लिए उपयोगी मशीनों का आविष्कार करता है, निर्माण करता है। ठीक, तो रोटरी हो गया। इसी प्रकार से ऑसिलेटरी या फिर इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी कंपनी है उदाहरण। ऑसिलेटरी में क्या होता है कि इसमें जो है मतलब एक तरीके से जैसे झूला आपने देखा होगा पहले, अब तो खैर झूले उसमें जाते हैं तो उसमें इस प्रकार के झूले मतलब रोटरी या सर्कुलेटरी झूले भी आते हैं। बहुत सारे झूले जो बड़े वाले झूले आप देखें वो रोटरी झूले का उदाहरण है।
जो बड़ा सा घूमता है इस तरीके से, ठीक है। या फिर जो है घोड़ा बंधा होता है, बच्चे जो हम लोग बच्चे थे तो घोड़े पे बैठ जाते थे, घूमते रहते थे, सर्कुलेटरी का उदाहरण है। लेकिन उसके पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तब तुम लोगों का यहाँ पृथ्वी पर अवतरण नहीं हुआ था, तो हम लोग अपने बचपन में कैसे झूला झूलते थे, बांधते थे जो है उसमें रस्सी पेड़ पे और उसमें लगाते थे सिरावन। अब तुम्हारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, पटेला, ठीक है। मतलब तुम्हारे यहाँ क्या वो शुद्ध हिंदी पटेला है, हमारे यहाँ मयावन और सिरावन कहते थे। और या पटरा उठा लाए, उसको बांधे दोनों तरफ से रस्सी से, और जो है बीच में एक किसी को बैठाए और एक जना इधर खड़ा हो गया रस्सी पकड़ के, एक जना उधर पकड़ के खड़ा हो गया, फिर इधर से हौंची हौंची मार रहे हैं, उधर से वो मार रहे हैं हौंची, फिर उसमें मूवमेंट हो रहा है ना, उधर से जो है झूला इधर आया और इधर से झूला उधर गया। तो ये ऑसिलेटरी का उदाहरण है। ये कैसी गति है, ऑसिलेटरी गति है। तो ऐसे घड़ियाँ आती हैं, लोलक घड़ी पहले चलती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ तमाम आ गई। पहले घड़ियों में क्या होता था कि उसमें जो है एक बड़ा सा पेंडुलम लटका दिया जाता था, पेंडुलम लटका होता था, फिर वो पेंडुलम जो है पहले ऐसे इधर उधर इस तरीके से गति करता था। एक विरामा अवस्था होगी जो सीधे वाली डायरेक्शन है, फिर ए पॉइंट में गया, बी पॉइंट में गया, बी से फिर उसे उधर से धक्का मारा, फिर ए की तरफ, ए ने धक्का मारा बी की तरफ। तो ये कैसी गति हो गई, ऑसिलेटरी, या फिर इसको जो है कंपनीय या दोलन गति कहते हैं। तो लोलक घड़ी जो होती हैं, लोलक घड़ियाँ, अब यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए, लोलक घड़ियों की गति कैसी होती है, ऑसिलेटरी। भाई वो हिंदी में नहीं देगा, दोलन नहीं देगा हिंदी में, ऑसिलेटरी दे देगा, सर्कुलेटरी दे देगा, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं। अब हिंदी में दे देगा तो पहचान जाओगे, दोलन तो याद आ जाएगा कि लोलक घड़ी दोलन गति करती है। लेकिन प्रश्न क्या दे देगा, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी या फिर रोटरी, सर्कुलेटरी या फिर लीनियर, तो फिर आपको पहचानना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए शब्दों को अंग्रेजी में भी जानना जरूरी है। तो ऑसिलेटरी गति जो है दो घड़ियाँ करती हैं, कौन सी, जो है लोलक वाली घड़ी, जिनमें बड़ा सा पेंडुलम इस तरीके से घड़ी होती थी, वो जो है देखा होगा बहुत लोग अभी भी रखते हैं, ठीक है। हाँ, घंटा सा इस तरीके से लटकता रहता है, तो ये कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, इस तरीके से ऐसे दोलन करता रहता है। तो ये जो है लोलक घड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और इनमें भी जो है मौसम के अनुसार घड़ियाँ जो है स्पीड में अंतर आ जाता है। भाई गर्म के मौसम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उसमें विस्तार हो जाता है, तो थोड़ा सा दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है। और ठंड के मौसम में सिकुड़ जाती हैं लोलक घड़ियाँ, ठीक। जैसे ट्रेन की पटरियों में आपने देखा होगा, अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो गैप रखा जाता है। ट्रेन की पटरी, जो लोहे की पटरी लगाई जाती है, तो बीच बीच में जो है थोड़ा सा गैप रखते हैं, लगभग 1-2 इंच का गैप रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि जब ट्रेन उसके ऊपर से चलती है तो पटरियाँ गर्म होती हैं, और गर्म होकर के कोई भी मेटल क्या होता है, फैलता है, उसमें विस्तार होता है। और अगर उसमें जॉइंट नहीं रखा जाएगा, मतलब गैप नहीं रखा जाएगा जॉइंट पर, सीधे मिला दिया जाएगा, तो पटरियों में जो है फ्रैक्चर हो सकता है, मुड़ सकती हैं। भाई बहुत स्पीड से गाड़ी चलती है, तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक तो दबाव उत्पन्न होता है, और दबाव के कारण ताप बढ़ जाता है पटरी का, और ताप बढ़ने के कारण लोहा फैलता है, एक्सपेंड करता है, तो फिर पटरियाँ मुड़ने की संभावना रहती हैं। इसलिए उनमें क्या किया जाता है, पटरियों को बिछाते समय गैप कर दिया जाता है। गर्मियों में बहुत हीट होती है तो लोहा गर्म हो जाता है, गर्म लोहे पे ट्रेन चल रही तो और उसको गर्मी मिल गई, तो पटरियाँ गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत मतलब फैल जाती हैं। तो आप कभी नापना, ऑब्जर्व करना, ठंडियों में उनका गैप और गर्मियों में गैप में तो थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा उसमें, ठीक है। तो क्यों, ये इसीलिए रखा जाता है, ये सब जो है कारण है इसके पीछे। तो ये ऑसिलेटरी या कंपनीय दोलन गति हो गई, ठीक। तो ये मोशन के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, लीनियर, रोटरी और ऑसिलेटरी, या फिर इसको जो है वाइब्रेटरी, ठीक। और ये जो है इसके अलावा जो है विरामावस्था मैंने बता ही दिया। विरामावस्था जो है मतलब समय के साथ किसी पिंड में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना होता है तो उसे फिर विराम अवस्था में होता है। वो सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकते हैं, पिंड तो पिंड होता है, कोई भी पिंड हो, ठीक। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी पिंड जो है स्थिर अवस्था में नहीं होती मोस्टली, अगर बात करें, क्योंकि हम जिसने हमको जन्म दिया है, सूर्य पृथ्वी को जन्म दिया है, पृथ्वी ने जो है हमको जन्म दिया है, तो पृथ्वी 24 घंटे चक्कर लगा रही है सूर्य का, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। जब पृथ्वी नहीं विराम अवस्था में है तो भी उसके सापेक्ष तो हम सभी जो है गतिशील हैं। लेकिन वही बात है, ट्रेन वाली बात हो गई, जैसे ट्रेन गति कर रही है और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी जो है जब अपने आसपास आजू बाजू में देखता है तो उसे लगता है कि हम रेस्ट में हैं, विरामावस्था में हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी पर सभी लोग बैठे हुए हैं और पृथ्वी जो है गतिशील है। तो इसलिए हम जब अब ऐसा कोई मतलब मिल जाए स्थान कि हम
पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर नज़ारा मार सके, देख सके, तो हमको लगेगा कि हाँ पृथ्वी पूरी गतिशील है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? चंद्रमा पे जाकर के देख सकते हो। चंद्रमा पे जाकर देखोगे तो पृथ्वी की पोजीशन कभी मतलब कुछ घंटे पहले किसी स्थान पे होगी, फिर कुछ घंटे बाद में किसी दूसरे स्थान पे होगी। हम लोग यहाँ से देखते नहीं, चंद्रमा की गति को देखते नहीं, या सूर्य की गति को भी देखते हैं। सूर्य सुबह तो पूरब में दिखाई देगा और शाम होते होते पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम गति कर रहे हैं एक मतलब एक तरीके से, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य तो स्थिर ही है। सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य स्थिर माना जाएगा। लेकिन सूर्य अपने परिवार के साथ में सौरमंडल में जो है चक्कर लगा रहा है, पूरे मतलब अपने जो है गैलेक्सी में घूम रहा है। तो इस तरीके से जो है पृथ्वी पर इंसान जो है गतिशील करते हैं, तो मतलब पृथ्वी को स्थिर मान लिया जाता है। अब पृथ्वी में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मान लो जिनके सहारे मनुष्य, मान लो सड़क है, सड़क पृथ्वी पर ही बना हुआ है, तो उसके सहारे मनुष्य गतिशील हो रहा है। तो वहाँ पर हम पृथ्वी के उस पिंड को, जिस पिंड की हम तुलना कर रहे हैं, सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, जो भी है, तो उसको स्थिर मान लेते हैं। फिर उसके सहारे एक व्यक्ति की जो है ये बिंदु से बी बिंदु तक जो है स्थिति परिवर्तन हो जाती है, तो उसे गति कहते हैं, नहीं तो विरामावस्था। तो डिस्टेंस क्या है? अब दूरी क्या है? दूरी एक्चुअली क्या होता है कि जो है किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक तय की गई जितनी भी मतलब लगने वाले समय के अंतर्गत जितना भी स्थान, मतलब एक लंबाई जितनी तय की जाती है, वही क्या कहलाती है? दूरी। तो किसी पिंड द्वारा एक निश्चित जो है एक निश्चित समय में एक निश्चित लंबाई को तय किया जाना ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक। अब दूरी धनात्मक ही होगा, दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक। और दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता। हमने एक सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसमें जैसे हमने बताया था दूरी कैसी है, वो अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं है। दूरी में हमको दिशा का पता है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, ठीक है। परिमाण मतलब मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिर वैल्यू होना चाहिए उसका। मान लो किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर चढ़े, तो एक क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गया। लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं, अब दिशा जरूरी थोड़े नहीं पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण, कोई भी हो सकता है। दाएं बाएं भी तो दिशा है। ऐसा थोड़े नहीं दिशा की हम बात करें सिर्फ वही दिशाएं हैं जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, दायां बायां भी तो हो सकता है। तो जैसे अब ये दरवाज़ा है, दरवाजे को हम खोलते हैं ना, तो एक निश्चित दिशा में, जैसे लिखा रहता है जो है मॉल वगैरह में जाओ, कांच के दरवाजे में लिखा रहता है पुल, पुश, तो अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो भी तो एक दिशा में ही गति कर रही है ना, तो वो भी एक दिशा में गति कर रही है। तो वो क्या हो जाएगी? मतलब सदिश राशि हो जाएगी। दरवाजे वगैरह जो खुलते हैं, खिड़की वगैरह खुलते हैं, तो इनकी गतियाँ कैसी हैं? सदिश हैं, क्योंकि ये या तो दाएं खुलेंगी या बाएं खुलेंगी, या ऊपर खुलेंगी या नीचे खुलेंगी, एक दिशा में खुलेंगी ना। तो इसलिए जो है मतलब डिस्टेंस में जो ये अदिश राशि है। डिस्टेंस कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो एक निश्चित मतलब दूरी को तय करना जो है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को कोई भी पिंड द्वारा तय की गई जो है दूरी ही, मतलब लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। जैसे ये यहाँ से दूरी तय की जो है ए से बी तक, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मान लो सड़क इस तरीके से है, सड़क क्या है? इस तरीके से, यहाँ से चला, फिर यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर यहाँ तक आए, और ये यहाँ से यहाँ तक चलने में जो है दूरी लगा 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक चलने में दूरी लगा 20 किलोमीटर। लेकिन अब ये अगर पटरी ले करके सीधी रेखा खींचे, तो ये सीधी रेखा ये से बी तक यहाँ मात्र जो है 5 किलोमीटर ही निकल करके आया। यहाँ मात्र कितना निकल करके आया? 5 किलोमीटर, ए से बी तक। लेकिन ये रास्ता जो था, जो हमने रास्ता तय किया, वो पूरी दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर की। तो जो न्यूनतम दूरी थी जो हमने तय की, वही क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। वही क्या कहलाया? विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में इतना ही अंतर है कि दूरी जो है धनात्मक ही होगा सदैव, और विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकती है, और ऋणात्मक। शून्य कैसे होगी? मान ले जैसे मतलब अभी हम जैसे घर से आए 30 किलोमीटर चल करके यहाँ पर कॉलेज। अब कॉलेज से 30 किलोमीटर चल के आए, तो 30 किलोमीटर क्या हो गई? दूरी हो गई। अब फिर यहाँ से बाइक उठाएंगे, फिर 30 किलोमीटर अपने घर चले जाएंगे, तो 60 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। लेकिन पहुँचे कहाँ? जहाँ थे वहीं तो रह गए। अपने घर से चले थे, अपने घर ही पहुँच गए, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 किलोमीटर हुआ। शून्य हुआ कि नहीं हुआ?
तो विस्थापन इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी परिभाषा जो फिजिकल किताबों में, फिजिक्स की किताबों में दी जाती है, वो मतलब जो जहाँ से शुरुआत की गई है, यानी प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी, प्रारंभिक दूरी जैसे ये थी और अंतिम दूरी ये है, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। एक निश्चित समय में, एक दिए गए समय में जो है ये बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच का जो भी इकाई आएगी वो क्या होगी, विस्थापन होगी। तो विस्थापन का रिजल्ट जो है वो कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तीनों प्रकार से हो सकता है। लेकिन जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक ही होगी। दूरी जीरो नहीं हो सकती, जीरो है तो फिर हम तो क्या है, विरामावस्था में, तब तो खड़े हैं, तब तो कहीं चले ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी इधर चल दिए तो फिर क्या हो गया, मतलब उसमें दूरी आ गई, चाहे मतलब 1 फुट की आए, चाहे 1 सेंटीमीटर की आए, तो हमने क्या किया, मतलब उसमें चली, मतलब दूरी तय की। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी में यही अंतर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसमें जो है दिशा भी पता होती है। तो विस्थापन जो है कैसी राशि है, सदिश राशि है जो है। और चाल जो है, स्पीड क्या है, ये जो है एक निश्चित समय में तय की गई दूरी, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी ही क्या है, चाल है। कहते नहीं कि इस गाड़ी की चाल कितनी है, स्पीड जिसको बोलते हैं, हिंदी में चाल और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीड, यानी किस स्पीड से तुम आए हो, दौड़ करके आए हो या चला करके बाइक आए हो। तो वही जो स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखाता है वही क्या है, चाल है। ठीक, मान लो बस चल रही है और 1 घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार से, और अब उसमें ज़रूरी थोड़े नहीं कि लगातार जो है मतलब 40 ही हो, यूनिफॉर्म ही थोड़े नहीं हो सकती, रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं गड्ढे हो सकते हैं, कहीं रुकना पड़ सकता है। तो यहाँ पर चाल का मतलब एक औसत चाल देखा जाता है, यहाँ पर चाल का मतलब एक एवरेज स्पीड देखा जाता है। तो चाल क्या है कि दूरी को एक निश्चित समय में जो तय किया जाता है वो वही क्या कहलाती है, चाल या स्पीड कहलाती है। ठीक, तो अब स्पीड चूंकि यहाँ दूरी से इसका हम तुलना कर रहे हैं, चाल की किससे तुलना कर रहे हैं, दूरी से, तो ये चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि, चाल भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, हमने वैसे राशि में पढ़ा भी दिया था। तो चाल क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक, अब वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में बस ये है कि चाल ही है, वेलोसिटी, वेग क्या है, एक चाल ही है, लेकिन उसमें विस्थापन, जब किसी पिंड का एक निश्चित समय पर क्या होता है, विस्थापन होता है, किसी पिंड का एक निश्चित समय पर विस्थापन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब चूंकि इसमें क्या आ गया, विस्थापन आ गया, तो विस्थापन ऑलरेडी कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, तो वेग भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो इसलिए जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, अगर हमको वेग निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो उससे क्या निकल आएगा, वेग निकल आएगा। और चाल निकालनी है तो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम माने तय की गई दूरी बटे लगा समय, तो उसको क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। और किसी वस्तु की विस्थापन की गई दूरी या विस्थापित वस्तु की विस्थापित स्थिति बटे समय, तो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। और त्वरण क्या है, तो वेग में होने वाले समय समय पर उसकी गति की दर में परिवर्तन, वेग की गति के दर में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन। जैसे हमने बाइक का उदाहरण दिया था कि बाइक पर आप चल रहे हो, जैसे ही चालान देखा, कोई चालान काटने वाला है, तुरंत आपने गति अपनी बढ़ा दी, एक्सीलेटर घुमा दिया, बढ़ा दिया, तो उसी से क्या बना है, एक्सेलरेशन। तो इसको त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण में वेलोसिटी दिया हुआ है, त्वरण में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, तो त्वरण कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। त्वरण कैसी राशि हो जाएगी, सदिश। तो इस तरीके से वेग, त्वरण और डिस्प्लेसमेंट ये सब सदिश राशियां हैं। दूरी, चाल ये सब कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। तो इस तरीके से ये जो है पूरा मोशन के बारे में, गति के बारे में। अब मोशन से संबंधित जो है न्यूटन के लॉ हैं, 3 नियम हैं, ठीक है, उन 3 नियमों को हम लोग कल पढ़ेंगे।